बेटे वेलकम टू आर्डन क्लासेस। आज हम 2025 के लिए नीट का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री में 2 आवर्स की क्लास लेंगे। इन 2 आवर्स की क्लास में हम क्या करेंगे, 1 आवर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे और 1 आवर हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल करेंगे। ठीक है बेटे? तो इसमें हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम आपको टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहला जो है हम शुरू करेंगे इसमें ऑर्गेनिक से या फिजिकल से। पहला चैप्टर हम ऐसे फिजिकल से शुरू करेंगे और जो फिजिकल का हमारा सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक का। देखो बेटे, पहला चैप्टर हम मोल से शुरू करेंगे। मोल, ये हम पहला यूनिट पढ़ेंगे, एक यूनिट बनाएंगे हम, क्या, मोल कंसेप्ट, इसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके साथ हमारा आ जाएगा रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह मिक्स रहेगा 4 यूनिट्स का, ये एक यूनिट हम बनाएंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट जो है हम इनऑर्गेनिक से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके अलावा इसमें हम पीरियोडिक में, इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे केमिकल के साथ, इसके अलावा हम करेंगे D&F ब्लॉक और साथ में हम इसमें दूसरे यूनिट में, ये यूनिट सेकंड रहेगा, साथ में इसमें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे। फिर फर्दर तीसरा यूनिट में आपको तब बता दूंगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो तीसरा यूनिट क्या होगा, चौथा यूनिट क्या होगा, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है? ये आपका रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का। इसी तरह से ऑर्गेनिक का जो हम शुरू करेंगे, 1 आवर की जो ऑर्गेनिक की क्लास रहेगी, उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक में बेटे हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर आयुपैक नॉमेनक्लेचर। इस चैप्टर में हमारा क्या रहेगा, इस छोटा सा यूनिट है ये, इसमें हमारा रहेगा एक तो इंट्रोडक्शन, सम छोटे छोटे बेसिक चीजें, इसके अलावा आयुपैक नॉमेनक्लेचर पूरा करेंगे, ये पहला रहेगा। दूसरा, बेसिकली आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वो आमतौर पे पढ़ाते हैं चैप्टर वाइज, जैसे आपको हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स वो कराते हैं, वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनको करने के लिए पूरी तरह से बेस बिछा कर रखेंगे। जैसे हम दूसरा क्या करेंगे चैप्टर, इसमें आपको मैं करवाऊंगा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या होता है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, वो सब आपको समझ आ जाएगा। तीसरा हम क्या करेंगे, फिर तीसरा हम इसमें हम पढ़ेंगे फिर आइसोमेरिज्म, या तीसरा हम आइसोमेरिज्म से पहले क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म से पहले हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसको आप कहते हैं GOC। फिर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सारी रिएक्शनों के मैकेनिज्म वो ये सारी चीजें बेसिक हैं। उसके बाद हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, यूनिट वाइज, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया वो ये, तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट हमें खुद आ जाएगा। क्योंकि जो नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पेपर आते हैं, उन पेपरों में चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो ये जरूरी नहीं है। उसमें क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, जैसे एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ जो रिलेशन होते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए वो सारे तरह के क्वेश्चंस हमारे निकलने चाहिए। इसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जाके हम चैप्टर वाइज करेंगे और इसमें पूरा NCERT आपका कवर किया जाएगा। जो भी PYQs होंगे वो सारे आपको कवर किए जाएंगे, हर कोई चीज़ आपको पूरी तरह से फुली कराई जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे शुरू, सबसे पहला हम करते हैं शुरू आज, अब पहले फिजिकल इनऑर्गेनिक, फिर करते हैं 1 घंटे के बाद ऑर्गेनिक शुरू। ठीक है बेटे? इसमें हम शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट। ये आपका पहला चैप्टर, यूनिट का पहला हिस्सा है। मगर मोल कंसेप्ट चीज पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके हम मोल कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। वो बेसिक चीजें जो हमने पढ़नी है वो क्या क्या है।
सबसे पहली बात, एटम क्या होता है? एटम होता क्या है? एटम बेसिकली बेटे होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल which participate in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटी चीज रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसी को हम एटम कहते हैं। ठीक बेटे, समझ आई मेरी बात? अब देखो एटम क्या होता है ये कहीं यूज नहीं होगा हमें, मगर इसके न्यूमेरिकल्स जो मोल कंसेप्ट के हैं उसके अंदर कई चीजें एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह की छोटी छोटी चीजें सारी पूछता है वो, इसलिए हमें बेस पहले पूरी पता होनी चाहिए। अब देखो जो ये एटम होता है, इस एटम के अंदर तीन मेन चीजें आपने सुनी होंगी होती हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हम आमतौर पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। ठीक, अब देखो पहली बात क्या याद रखनी है इसमें, हालांकि कई बार न्यूमेरिकल्स में दिया होता है लेकिन अगर नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। समझ आई मेरी बात? क्लियर? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन हमेशा याद रखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा याद रखना, ये दोनों को बराबर लेना होता है न्यूमेरिकल पार्ट करने के लिए। हालांकि न्यूट्रॉन का वजन थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब हम मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उन न्यूमेरिकल्सों में हमें मैथमेटिकल वैल्यू जब भी यूज करना होगा तो प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का वजन हम सेम लेंगे। और कितना लेंगे दोनों का वजन? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा कि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। तो अगर हम इसको ग्राम में लें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी आ गया। ये हमेशा याद रखना। ठीक, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या अगर ग्राम में ले तो 9.1 इंटू 10⁻28 आ जाएगा ना, 28। (10⁻28 आ जाएगा। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये हमें चाहिए। अब देखो न्यूमेरिकल करते टाइम कई बार क्या करना होगा हमें, कई क्वेश्चंसों में, कई टॉपिक्स में आपको इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट करना होता है। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, ये क्या, किसी भी चीज का वजन, मास अगर दूसरे चीज के मुकाबले में बहुत कम हो तो हमेशा उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज को, दो चीजों के कंपैरिजन में आप कोई चीज अगर बहुत कम हो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत बहुत कम है, किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से, और वो किसके बराबर है? मास ऑफ। तो इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम कई बारी नेगलेक्ट कर सकते हैं। कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी। सवाल पैदा होता है कि ये कब हम नेगलेक्ट कर सकते हैं? नेगलेक्ट तो कर सकते हैं मगर कब करेंगे? हमेशा याद रखना, जब कभी भी ये किसी के साथ एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, कोई भी टर्म अगर छोटी होती है उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, मगर उसको नेगलेक्ट तब किया जा सकता है जब वो चीज किसी के साथ भी एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो। जैसे मान लो, मानने में क्या है, मान लो मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, मान लो, वैसे टीचर के पास ऐसा तो होता नहीं है, चलो मान लो है। अगर 2 करोड़ रुपए के साथ आपने 200 रुपए खर्च कर दिए तो -200 हुआ रुपीस, या आपने 200 ऐड किया तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 200 से मल्टीप्लाई करके देखो, हाँ मजा आ गया, या 200 से डिवाइड कर दो, नहीं मजा नहीं आया तो बर्बादी हो जाएगी।
यानी कि अगर कोई भी चीज छोटी वैल्यू में जरूर है, लेकिन अगर वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो, उसको जनरली हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, कई बार हम इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले में, मगर ये तब कर सकते हैं जब ये किस में हो, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा मेरी बात याद रखना। क्या मैंने कहा कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, होते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हमें मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का वजन हमें न्यूमेरिकली हमेशा सेम लेना होता है, हालांकि न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, ये भी मैं कह चुका हूं। इसके अलावा मैंने ये आपको कहा कि कई बार चूंकि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है, तो कई क्वेश्चंसों में, कई टॉपिक्सों में हमें इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मगर तब कर सकते हैं जब इसका जो है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हो। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात? क्लियर? आप देखो बेटे, इसके बाद क्या बात याद रखनी है हमेशा, ये मैंने वजन कहा, इसके अलावा याद रखना चार्ज। सबसे छोटा जो चार्ज होता है ना, वो होता है ई। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम ई ही लेंगे, और इस ई की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और आपको यह पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है और प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है, मगर न्यूमेरिकल करते टाइम हमने ई लेना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर बेस क्वेश्चन हो, प्रोटॉन के चार्ज के ऊपर बेस क्वेश्चन हो, तो अगर हमने चार्ज की वैल्यू यूज करनी होगी तो वो हमेशा कितनी यूज करनी होगी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूमेरिकल्स में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है, ऐसा नहीं करना होता है कि आंसर में माइनस लिख दिया, प्लस लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्जड होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या बहुत सारी चीज़ें, हालांकि वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए आपको। हालांकि डिस्कवरी क्या है नहीं है, जो भी है वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसके ऊपर जो मोल कंसेप्ट के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें क्या चीज़ें होंगी यूज। समझ आई मेरी बात? इसलिए याद रखना कि चार्ज हमेशा ई होता है, और ई की वैल्यू हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज ई होता है, और उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। इसके बाद याद रखना कि न्यूट्रॉन जो होता है उसका तो पता ही है आपको, वो न्यूट्रल होता है, उसका लिए चार्ज पे कोई बेस क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक। इसके बाद क्या याद रखना, अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी एलिमेंट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, ऑफ एटम या एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, एक्स जेड, ना अच्छा नहीं आ रहा, येलो से दिख नहीं रहा है, एक्स, ए एंड जेड, या एक्स जेड ए, या कुछ लोग लिखते हैं एक्स जेड ए, जैसे आपकी मर्जी। एक्स क्या होता है? एक्स होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या होता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल। ये ए क्या होता है? ए होता है मास नंबर,
और Z क्या होता है? Z होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, क्लियर? यानी कि A इज मास नंबर एंड Z इज एटॉमिक नंबर, X इज सिंबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन 612, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है और सिंबल इसका C है। समझ आई मेरी बात? क्लियर? ये होता है कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। अब इसके बाद ये एटॉमिक नंबर या मास नंबर जो मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा मास नंबर A। ये मास नंबर होता क्या है? व्हाट इज दिस मास नंबर? मास नंबर का मतलब होता है इट इज अच्छा, इससे पहले कि इसकी डेफिनेशन बताऊं, आपको ये तो पता ही है ना कि एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, हाँ या ना? और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे पढ़ा होगा आपने, है ना? यानी कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ये पता है ना? इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई कहे न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि जो किस में होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक, अब देखो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in an atom of any element। अब देखो दूसरी बात याद रखना, चूंकि ये नंबर है, ये तो नंबर है ना, नंबर का यूनिट थोड़ी होता है, इसलिए इट हैज नो यूनिट। मास नंबर हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम 1123, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मास नंबर जो है वो क्या है? वो 23 है, और ये तो पता ही एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 11। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोडियम के अंदर जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है टोटल, वो 23 है, दे आर 23। यानी कि इससे हम ये भी कह सकते हैं मास नंबर से कि मास नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? जितने न्यूट्रॉन है प्लस जितने प्रोटॉन्स हैं। आप लोग रिपीट ना करें, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके बाद दूसरा होता है एटॉमिक नंबर। फिर से मैंने कहा कि ये भी नंबर है, और जब नंबर है इसका भी यूनिट नहीं होगा, इट विल नॉट हैव यूनिट, यानी कि इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। ठीक, दूसरी बात, अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि हम ऐसे इस चीज को, अगर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ए हो गया बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर Z, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये तो एटॉमिक नंबर होता है, हाँ या ना? ठीक, एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो यहां पर मैंने Z लिखा। अगर कभी भी न्यूट्रॉन्स निकालने हो वो किसके बराबर आएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इस चीज को याद रखें,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक, अब देखो बेटे, मेरी बात याद रखना। क्या मैंने ये कहा कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैंने कहा मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर होता है क्या? प्रोटॉन्स कितने हैं किसी में। ठीक, अब देखो, फिर इसी से हमें पता चला कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक, अब देखो, न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखो, इसके बाद याद रखना, अगर एक एटम न्यूट्रल हो, इसका मतलब हुआ जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज भी है, यानी कि जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, है कि नहीं है? यानी कि हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, यानी कि जिसमें कोई चार्ज ना हो, जिसने कोई इलेक्ट्रॉन ना लूज किया हो ना गेन किया हो, न्यूट्रल एटम हो, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम क्या? हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो तो बराबर है, मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? Z के। होता है कि नहीं होता है? इसलिए याद रखना, इसमें न्यूट्रल एटम के केस में क्या बात याद रखना? न्यूट्रल एटम के केस में याद रखना, न्यूट्रॉन होता है A माइनस Z, प्रोटॉन्स कितने होते हैं? Z, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? Z। ये हमेशा याद रखना न्यूट्रल एटम के केस में। जैसे इधर देखो जरा, एग्जांपल है, सपोज हमारे पास है सोडियम 1123, ये क्या होता है? ऊपर जो लिखा है मास नंबर यानी कि A। ये क्या होता है जो नीचे लिखा होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि Z। हाँ या ना? क्लियर? देयरफॉर अगर न्यूट्रॉन निकालने हो, वो हो गया A माइनस Z, यानी कि 23 माइनस 11 हो गए 12। ठीक, अगर हमें प्रोटॉन्स बताने हैं, प्रोटॉन होता है Z, वो तो 11 हुआ। इलेक्ट्रॉन अगर बताना हो, वो भी Z है, वो भी 11 है, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। ठीक, यानी कि न्यूट्रल एटम में सिंपली जो होता है वो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन निकालने का ये आराम से हो जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के, न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर स्पीशीज चार्जड हो, क्या हो? स्पीशीज चार्ज्ड, यानी कि अगर आयन्स हो, आयन्स आपको पता होना चाहिए, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है बेटे एनायन। कैटायन क्या होता है? कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्जड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो कैसे बनता है पॉजिटिवली चार्ज? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बनता कैसे है? फॉर्मड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? ठीक ठीक, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए होते हैं। तो अगर हम कैटायन की बात करें, किसकी बात करें? कैटायन की। न्यूट्रॉन तो वही रह गए A माइनस Z, क्योंकि न्यूट्रॉन ना तो गेन हुआ ना लॉस हुआ। प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्रोटॉन तो Z के ही बराबर होगा, यानी कि अगर प्रोटॉन निकालने हो वो किसके बराबर है? Z के बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज Z। मगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो लॉस हुए ना, तभी तो कैटायन बना है। इसका मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो, वो Z माइनस जितने निकले, जितना निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हमारे पास है, Al3 पॉजिटिव। ठीक,
Al3 पॉजिटिव। अब एल्यूमिनियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, हाँ या ना? 13 होता है ना। और मास नंबर जो होता है वो होता है 27। मास नंबर 27 होता है और एटॉमिक नंबर 13 होता है। देयरफॉर अगर आपने निकालने हो इसमें न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? वो तो एक ही फार्मूला बचपन से रह गई, A माइनस जेड। ठीक, तो A कितना है? 27, Z कितना है? 13, तो कितने हो गए? 14। न्यूट्रॉन्स तो 14 रह गए। ठीक, प्रोटॉन्स भी चेंज नहीं होते, प्रोटॉन तो Z ही है, वो तो 13 ही हो गए, प्रोटॉन्स 13 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में चक्कर आ गया। क्या आ गया चक्कर? इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो वो कितने हैं? थे इसमें 13, Z तो 13 था, माइनस चार्ज हुआ, कितने लॉस हुए? कितने लॉस हुए? 3, यानी कि -3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 ही हैं। समझ आई मेरी बात? यानी कि कैटायन जब भी बनता है, चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें से माइनस करना होता है चार्ज। जितना भी ऊपर प्लस में लिखा हो उतना माइनस कर दीजिए, उतने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, इसके बाद एक और मैंने कहा एनायन। ये देखिए, ये एनायन कहा ना, नेक्स्ट पेज पे हम एनायन कर देते हैं। ठीक है, एनायन क्या होता है बेटे? एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, हाँ या ना? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। नेगेटिव तो तब बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन खाएगा, यानी कि फॉर्मड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स के गेन से ये बनता है। ठीक, अब देखो इधर, अब इधर देखो, न्यूट्रॉन निकालने हो उसमें, वो तो होगा ही A माइनस जेड, क्योंकि न्यूट्रॉन के नंबर पे तो कोई चेंज नहीं आता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो A माइनस जेड ही है। अगर हमें निकालने हो प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो Z ही हुआ, क्योंकि प्रोटॉन ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने खाया, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? वो होगा Z प्लस जितने खाए मतलब जितने गेन्ड, यानी कि चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज ऊपर होगा उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है N3 नेगेटिव। ठीक, अब देखो, नाइट्रोजन का हमें पता है मास नंबर जो होता है बेटे वो होता है 14, एटॉमिक नंबर जो होता है बेटे वो होता है 7। देयरफॉर अगर न्यूट्रॉन्सों की बात की जाए, न्यूट्रॉन हो गए A माइनस जेड, 14 माइनस 7 हो गए 7, प्रोटॉन्स हो गए Z, वो तो हो गए 7, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? Z प्लस चार्ज, Z प्लस Z कितना है? 7, चार्ज कितना है? 3, यानी कि +3। ऐसा मत करना कि ऊपर -3 लिखा तो माइनस कर दिया ना, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खाकर नेगेटिव चार्ज आना, यानी कि उतने से खाए हैं, ऐड हुआ है, इसलिए 10 ही होगा। ठीक है, इसी से पहले मैंने कहा था पॉजिटिव मतलब होता लॉस, इसलिए वो माइनस हुआ। ठीक है, अब इस चीज की घर में आप बाद में जरा ये 2-3 आयन्स कर लेना कॉपी पे, इससे आपको पूरा पता चल जाएगा। सपोज हमारे पास है सल्फर 2 नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास है क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हमारे पास है मान लीजिए सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, हमारे पास है कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घर में कर लेना। ठीक है, पता होना चाहिए।
और पहले 30 एलिमेंटों का कम से कम एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो याद होना चाहिए। हालांकि आजकल एग्जामिनर बड़ा ही शरीफ हो गया है, वो लिख लेता है नीचे, एटॉमिक नंबर तो नहीं लिखता है, मास नंबर तो आमतौर पे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए। जो नीट देने जा रहा है या JEE देने जा रहा है, अगर उसको एटॉमिक नंबर पहले 30-40 एलिमेंट्सों के नहीं पता है, मास नंबर नहीं पता है, तो उसे जीने का कोई हक नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। फिर समझ आई मेरी बात? ठीक है, इसलिए कुछ तो याद रखना ही पड़ता ना, क्या करें। मैं मानता हूँ ये बड़ी मुसीबत है याद रखना, मगर क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ता ना भाई। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कैसे हम निकाल लेते हैं इनमें। ठीक है, अब देखो इसके बाद छोटी सी टर्म एक और हमने पढ़ना है, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको कहा जाता है यूनिफाइड मास भी, यूनिफाइड मास, यू या AMU, अम्मू। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये बेसिकली यूनिट होता है, इट इज ए यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है ये बेसिकली क्या है? यूनिट। किस चीज का यूनिट? देखो बेटे, अगर हमें कोई चीज मेजर करना हो, मेजर करने के लिए कई यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स मेजर करने के लिए चीज़ों, जैसे वज़न हम तोलते हैं। अगर मास निकालना हो, केमिस्ट्री में मास एंड वेट सेम बात होती है, मुझे पता है। वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ और मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मगर केमिस्ट्री में मास और वेट सेम बराबर। ठीक है, सेम बात, रफली एक ही बात हम कहते हैं। अब अगर हमें किसी चीज़ का वज़न निकालना हो, मास निकालना हो, उसको हम केजीज में तोलते हैं। अब चींटी आपके पास है तो किलो में थोड़ी वज़न निकालोगे भाई, चींटी का हम थोड़ी बोलेंगे ये किलो में कितने किलो है, कैसे होगी बेचारी, गरीब है, ऑलरेडी चींटी है। ठीक है, अब इसी तरह से हाथी है, हम थोड़ी बोलेंगे ये कितने ग्राम है, तो बड़ा डिजिट बन जाएगा ना। यानी कि हर चीज को तोलने के कई यूनिट्स होते हैं, डिपेंड करता है उस चीज पर। इसी तरह से अगर हमें कभी वजन मापना हो तो हम आमतौर पे केजी, ग्राम यूज करते हैं, मगर वो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं जो बड़े साइज के होते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो गरीब आदमी बहुत छोटा है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या एटम है। बेसिकली एटम तो बहुत ही छोटा होता है ना, अकेला एटम जो है वो तो दिखता ही नहीं है। अकेला एटम जो है हमारी नेकेड आई से देखना बड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो अकेले एटम का वजन थोड़ी हम किलो बोलेंगे, ये एक एटम है मेरे पास, ये कितने किलो है, कितने ग्राम है, तो बड़ा काम होगा ना। इसलिए एटम्स का वजन मेजर करने के लिए हमने छोटा सा यूनिट बनाया है, उसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज यूनिट, इट इज यूनिट टू मेजर क्या, वजन, अंग्रेजी में वजन, उर्दू में मास, ऑफ स्मॉल, या हम कह सकते हैं ऑफ एन एटम और ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या एक एटम हो या एक मॉलिक्यूल हो, उसका वजन अगर हमने निकालना हो तो उसके लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं उसी को कहते हैं एएमयू। ये हुआ एएमयू होता क्या है। अब एक बच्चा बोलेगा सर मेरे को पता चल गया एएमयू इतना होता है, एएमयू होता है यूनिट, मगर मैंने एटम को किलो में या ग्राम में तोलना है, वो कितना एएमयू होता है। तो उसके लिए बात हमेशा याद रखना, एक एएमयू जो होता है ना बेटे, वो होता है प्रोटॉन के वजन के बराबर। और अभी अभी ताजा ताजा हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का मैथमेटिकली हम, न्यूमेरिकली हम बराबर लेंगे, तो न्यूट्रॉन के वजन के बराबर। और अगर हम करें 1/n0, n0 या Na, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो
नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटे 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम एवोगैड्रो नंबर से 1 को डिवाइड करें तो ये ग्राम्स में आएगा। तो 1 AMU इज मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और 1 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, या ये होता है बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके एक एटम का जो वजन होगा उसको अगर डिवाइड 12 से किया जाए वो भी 1 AMU होगा, और इसका मैथमेटिकल वैल्यू तो पता ही है हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये हमेशा याद रखना। समझ आई मेरी बात? इसको साफ साफ लिख लूं इधर, लगता दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। इसको इधर से मिटा दूं, बड़ा सा करते हैं मिटाने वाला। चल भाई मिट जा। अब इसको मैं साफ साफ लिख लेता हूं। क्या, किसी भी चीज का अगर आपने 1 AMU की बात करनी हो, 1 AMU होता है मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन या 1/एवोगैड्रो नंबर, Na लिखते हैं या N0 लिखते हैं ग्राम्स में, और ये Na और N0 का वैल्यू में लिखा है यहां पर 6.022 इंटू 10⁻23, और यही होता है किसके बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, या यही होता है किसके बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये सब का मतलब होता है 1 AMU। समझ आई मेरी बात? यानी कि AMU क्या होता है? इट इज सिंपली ए यूनिट फॉर मेजरिंग मास। क्योंकि एटम का वजन बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको केजीज या ग्राम्स में आमतौर पे नहीं तोलते हैं उसको, या मॉलिक्यूल, अकेला मॉलिक्यूल हो या अकेला एटम हो, उसका वजन मेजर करना किलो में ग्राम में थोड़ा मुश्किल है। उसको हम मेजर करते हैं कैसे? AMU में, और 1 AMU का मतलब ये होता है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ये हुआ AMU क्या होता है, ये हुआ AMU क्या होता है। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि एटम क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इनके मास के बारे में मैंने बात करी, ठीक है बेटे। इनका मास कितना होता है, फिर मैंने कहा कई बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में चार्ज मैंने कहा E होता है, और इलेक्ट्रॉन का -E, प्रोटॉन का +E। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दोनों का सेम होता है, और न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड ही लेना होता है। कितना? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के बारे में चार्ज पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज ही नहीं होता, तो सवाल कैसे आ सकता है, ठीक, क्लियर। फिर मैंने कहा कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, X, A और Z से। फिर मैंने उसी में आपको कहा कि A क्या होता है, A होता है भाई मास नंबर, Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। फिर मास नंबर मैंने कहा कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, यानी कि न्यूक्लियॉन्स जितने भी न्यूक्लियस में होंगे, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर, उसी को मास नंबर कहते हैं। फिर मैंने एटॉमिक नंबर कहा। फिर मैंने उससे आपको सिखाया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल एटम हो या चार्जड स्पीशीज हो, चाहे कैटायन हो चाहे, क्योंकि ये सारी चीज़ों में न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना मोल कंसेप्ट के, उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम उसके अंदर वाली चीज़ें ये यूज़ होती है। अगर आपको पहले ही आती होंगी तो न्यूमेरिकल करना आसान हो जाता है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? इसके बाद फिर मैंने आपको कहा AMU क्या होता है। फिर मैंने आपको 1 AMU का बताया वैल्यू कितना होता है, मैथमेटिकली होता है प्रोटॉन का वजन या न्यूट्रॉन का वजन या 1/एवोगैड्रो नंबर इन ग्राम्स, या वही होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24
ग्राम्स। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए हम एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास सिंपल, मास ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जितना भी वजन हो उसी को एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन जो होता है उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखो इधर जरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जरा समझाता हूं आपको। अगर एक बारी समझ आ जाए ना फिर पता चलता है, डिफरेंसेस पता चलती है ना, मास नंबर में क्या फ़र्क है, एटॉमिक नंबर में क्या फ़र्क है, मास नंबर और एटॉमिक मास में फ़र्क क्या है, फिर ग्राम एटॉमिक मास होता है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लो हमारे पास सोडियम एटम है 1123, यही है ना सोडियम। ठीक, जो एक सोडियम का एटम होगा वो किसका बना होगा? वो बना होगा 11 प्रोटॉन्स का, क्योंकि Z है, ये Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और मैंने न्यूट्रल कहा, सोडियम का कोई चार्ज नहीं लगा, तो मैंने कहा 11 इलेक्ट्रॉन्स का बना होगा। हाँ या ना बोले। और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स 12 होंगे। कैसे पता आपको 12 होंगे? अभी अभी ताजा ताजा ही सिखा चुका हूं भैया। क्या कि कैसे निकालते हैं 23 माइनस 11, यानी कि 23 माइनस 11 न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसमें कितने होंगे टोटल? 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन। हाँ या ना? ठीक, क्लियर। अगर एक एटम है सोडियम का, वो इसका बना है, इसका बना है ना, तो वजन कितना होगा? जितना वजन होगा 11 प्रोटॉन्स का प्लस जितना वजन होगा 11 इलेक्ट्रॉन्स का प्लस जितना वजन होगा 12 न्यूट्रॉन्स का। यही हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर ऐसे, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, यानी कि एटॉमिक मास किसका? सोडियम का। किसके बराबर होगा? वो होगा मास ऑफ 11 प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 11 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 11 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 12। ठीक, मगर अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बहुत बहुत कम देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में है ना, ये देखो ना बीच में प्लस लिखा है, ऐड किया है ना, तो कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। अब जब इसको नेग्लेक्ट किया, इधर ले आता हूं मैं इसको, इस साइड में दिखा देता हूं। तो एटॉमिक मास कितना आया सोडियम का? एटॉमिक मास सोडियम का कितना आया? फिर वो आया मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 11, इलेक्ट्रॉन वाला खत्म, प्लस मास ऑफ 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मगर मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी तो बराबर है, इसके बदले भी लिखूं मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे। तो 11 और 12 कितना हुआ? 23 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, यही हुआ। तो ये कितना हुआ? 23 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको अभी अभी याद हो, मैंने आपको कहा था 1 AMU होता है बराबर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ या ना? तो 1 AMU के बदले हम लिख सकते हैं ना, मास ऑफ प्रोटॉन के बदले, ओहो 23 इंटू 23 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1 AMU होता है, तो कितना हुआ ये? 23 AMU। समझ आई मेरी बात?
यानी कि जो इसका मास नंबर था उसका कोई यूनिट नहीं था, और अगर यूनिट लग जाए AMU तो उसका एटॉमिक मास बन गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो तमाशा, अब देखो देखो, अब इसको समराइज करता हूं मैं यहां पर। देखो इधर सपोज यहां पर मैंने लिखा एलिमेंट, यहां पर लिखूंगा एटॉमिक नंबर। जब मैंने एटॉमिक नंबर लिखा तो वो क्या है, Z। यहां पर लिखूंगा मास नंबर तो वो लिखूंगा A। यहां पर लिखूंगा एटॉमिक मास, तो मैंने अभी अभी ये सीखा सोडियम का मास नंबर 23 था और एटॉमिक मास 23 AMU निकला। इसका मतलब हुआ A के साथ AMU लग गया। समझ आई मेरी बात? तो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है हीलियम, हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है कैल्शियम, हमारे पास है मैग्नीशियम। ठीक, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, हीलियम का 2, सोडियम का 11, कैल्शियम का 20, मैग्नीशियम का 12। यही हुआ। मास नंबर कितना है हीलियम का 4, ये कितना है 23, ये कितना है 40, ये कितना है 24। अब अगर इसके साथ मैं लगाऊं यूनिट, 4 के साथ लिखूं AMU तो ये एटॉमिक मास हो गया। 23 के साथ लिखूं AMU तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया। इस 40 के साथ लिखूं AMU, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। यानी कि एक एटम ऑफ कैल्शियम हैज मास ऑफ 40 AMU। इसी तरह से इसके साथ लगाऊं AMU। समझ आई मेरी बात? समझ आई मेरी बात? यानी कि यूनिट नहीं था तो क्या था, ये मास नंबर। यूनिट है तो क्या है, ये एटॉमिक मास। ये होता है मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क। आज का फिजिकल केमिस्ट्री यहीं पर रोक देते हैं। अब हम ब्रेक 2 मिनट की लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे।